आदाब, मैं मुमताज आलम। रिज से बात करूंगा मैं अनुच्छेद 370 की, जिसको लेकर के बीजेपी मुसलसल राजनीति कर रही। बीजेपी का दावा यह है कि उसके मैनिफेस्टो में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, कश्मीर से 370 का हटाया जाना, दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, और तीसरा, यूसीसी को लागू करना। उसका यह कहना है कि हमने दोनों वादे पूरे कर दिए, यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और हमने कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया है और अब यूसीसी लाने की पूरी तैयारी की जा रही। लेकिन जब हम 370 की बात करते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि अभी ये मामला जो है तो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। इस पर मुसलसल सुनवाई चल रही है और ये आईनी बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये पूरा मामला सुना जा रहा है कि जिस तरीके से वहां 370 को खत्म किया गया, या जो एक पूरा राज था, पूरा सूबा था, उसको कैसे यूनियन टेरिटरी में बदला गया, क्या ये सही प्रक्रिया थी? क्या केंद्र सरकार ने जो ये किया था वो सही किया था? 8वें दौर की बहस आज खत्म हुई है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है, उस पर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। और ये बहुत ही बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच आईनी बेंच कहलाती है कि जिसका फैसला जो है वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। अब इसमें जो खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान बेंच ने आर्टिकल 370 से जुड़े मामले की आज फिर सुनवाई की, यानी 8वें मरहले की। मंगलवार को सुनवाई का 8वां दिन रहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उन याचिकाओं को सुना जिनमें अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अब तक की दलीलों में कहा है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा खत्म होने के बाद अनुच्छेद 370 ने अस्थायी रूप ले लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस दलील से प्रभावित मुतासिर नहीं दिखा। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल की ओर से ब्रेक्जिट जैसे रेफरेंडम के सुझाव को भी सीजीआई ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि अगर मान लिया जाए कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया तो क्या इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की और क्या सुनवाई, उसकी तफसील जो रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है वो ये कि सीनियर एडवोकेट पीसी सेन ने कहा कि क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था। आबादी के पास पाकिस्तान या भारत जाने का विकल्प था, या तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक हो जाओ या भारत में अल्पसंख्यक हो जाओ। उन्होंने बाद वाला चुना। मैं दिखाऊंगा कि यदि विभाजन की भयावह हिंसा की पृष्ठभूमि में किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक बने रहने का एक सचेत विकल्प है, जब धारा 370 की प्रक्रिया में संवैधानिक वादा है तो इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। सेन अब बीपी मेनन की किताब के कुछ अंश उन्होंने पढ़े। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से निहित शक्ति की सीमाएं क्या हैं। स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां दूसरे आदमी की नाक शुरू होती है। इसलिए जब कोई मौलिक संवैधानिक सिद्धांत होता है तो उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए। अगर हम बहुसंख्यक विरोधी अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो LGBTQ+ फैसले आ रहे हैं, एक हस्तांतरण हो रहा है। यदि कोई इस चीज को खत्म कर दे जिसमें ऐतिहासिक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है तो ये एक प्रतिगामी कदम होगा। सेन की दलीलें पूरी हुई। अब पीडीपी की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने जिरह शुरू की है। उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि एकीकरण ना तो एक लीनियर कॉन्सेप्ट है और ना ही एक क्वांटिटी। इस पर टोकते हुए सीजीआई ने कहा कि क्या आप सब कुछ एक ही पेज पर रख सकते हैं। इस पर टोकते हुए सीजीआई ने कहा कि क्या आप सब कुछ एक पेज पर रख सकते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सीमांकन पर सुनवाई नहीं करेंगे, वो मुद्दा है ही नहीं।
तो इस तरीके की वैसे जो है सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकीलों से कहा कि जल्दी जल्दी दलीलें पूरी करें, क्योंकि हम मेंटल सेचुरेशन तक पहुंच गए हैं, थके नहीं हैं। अब हमारे पास दूसरे पक्ष से पूछे गए प्रश्न हैं, हम आपको प्रत्युत्तर में थोड़ा और समय दे सकते हैं। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। जब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ तो इसे 7वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 1 ब्रैकेट में 1 और 1 ब्रैकेट में 2 में संशोधन नहीं किया गया। यूटी को 1 ब्रैकेट में 3 बी में जोड़ा गया था। इंडिया की मूल अवधारणा यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा कायम रखी गई। धारा 2 को यथावत रखा गया। अनुच्छेद 3 में 18वें संशोधन तक संशोधन नहीं किया गया था, जब उन 2 स्पष्टीकरणों को शामिल किया गया था। अब स्पष्टीकरण वो पूंछ बन गए हैं जो कुत्ते को घसीट रहे हैं। अब कोई भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अनुच्छेद 3 के तहत संसद के लिए उपलब्ध है। सिंह ने जिरा खत्म की। अब सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने दलीलें अपनी पेश की। पारिख ने कहा कि कश्मीर के लोग एकजुट हुए और अपने लिए एक घोषणा पत्र दिया। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लिए एक संविधान और आर्थिक योजना चाहते हैं। संप्रभुता लोगों में निहित है और वे अपनी संप्रभुता को एक विशिष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। इस संप्रभुता को जम्मू कश्मीर संविधान में शामिल किया गया है। जब लिखित संविधान होता है तो लिखित संविधान ही सर्वोच्च हो जाता है। संपूर्ण विचार यह था कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वे एक साथ आए, एक घोषणा पत्र बनाया, वो महाराजा को दे दिया गया। ये अभिव्यक्ति जम्मू कश्मीर के संविधान से परिलक्षित हुई। पारिख ने कहा कि 356 को 1965 में सीओ 71 के आधार पर खरीदा गया था, 357 को अपनाया नहीं गया था। ये तो 356 ही था। एक प्रश्न ये उठता है कि 357 के न होने का तात्पर्य क्या है। सीजीआई ने कहा कि इसलिए धारा 357 लागू नहीं की गई है और इसलिए कोई भी संसद कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को अपने ऊपर नहीं ले सकती और इसे राष्ट्रपति को सौंप सकती है। पारिख ने दलील दी कि उन्होंने केंद्र 92 का सहारा क्यों लिया, केवल अनुच्छेद 356 पर ही भरोसा क्यों किया। इसका जवाब यह है क्योंकि उस घोषणा के बाद अगली तारीख पर वो इस 53 ब्रैकेट में 2 बी का सहारा लेकर विधानसभा को भंग कर देते हैं, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना नहीं किया जा सकता। उन्होंने परोक्ष रूप से 370 को ही बदल दिया। उन्होंने संविधान सभा की पूर्व अनुशंसा के बिना स्पष्टीकरण बदल दिया। संविधान सभा की सिफारिश को संसद की सिफारिश से बदल दिया गया, जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। पारिख की दलीलें पूरी हुई। अब वरिष्ठ एडवोकेट पीसी सेन जिरह करेंगे। उन्होंने कहा कि वे 3 बिंदुओं ऐतिहासिक, न्यायिक और संवैधानिक नैतिकताओं पर बात करेंगे। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अपनी दलीलें शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं केवल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करूंगा। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन का बिल राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाता है और साथ ही लोकसभा विधायक पारित करती है। तर्क यह है कि हम 18वें संशोधन के कारण अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बदल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को 18वां संशोधन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। भाग 1 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब आप इसे एक साथ पढ़ते हैं तो स्पष्टीकरणों के बावजूद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए अनुच्छेद 3 के तहत कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती है। 370 के अलावा पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अनुच्छेद 3 की इस व्याख्या को बरकरार रखा जाता है तो ये लोकतंत्र और संघवाद और पूरे देश के लिए मुश्किल का एक छोटा सा अंत है, क्योंकि तब केंद्र में सत्ता के रहने वाली कोई भी पार्टी जो राज्य में भी सत्ता में होती है, राज्य विधानसभा से साधारण बहुमत और संसद में साधारण बहुमत से राज्य को बदल सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने
सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, क्या यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से अलग हो सकता है? सिंह ने जवाब में कहा, हां, दोनों अलग हैं। सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना यदि किया जा सकता है तो केवल अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कम 6-7 प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए इसके लिए विशेष बहुमत और 50% से अधिक के समर्थन दोनों की आवश्यकता होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए जो किया गया है वो अनुच्छेद 3 के दायरे से बाहर है। भले ही ये सही तरीके से किया गया हो, ये अनुच्छेद 3 के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 8वें दिन की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने जिरह की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का विलय अलग ढंग से हुआ है, बाकी राज्यों ने 1947 से पहले ही स्टैंड स्टिल समझौते कर लिए थे, क्योंकि स्टैंड स्टिल समझौता विलय की पूर्व शर्त थी। कश्मीर ने ऐसा नहीं किया। राकेश द्विवेदी ने कहा कि जब संविधान अपनाया गया तब कश्मीर की स्थिति 5D राज्य की थी। फिर 370 में अनुच्छेद 238 को बाहर रखा गया। राज्य की स्वायत्तता के बारे में काफी कुछ कहता है। राकेश द्विवेदी ने सिर्फ भारत संघ के शामिल होने से कश्मीर ने सारी आंतरिक संप्रभुता नहीं खो दी। अनुच्छेद 1 या अनुसूचित में शामिल न करने से आंतरिक संप्रभुता का नुकसान हो सकता है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने के बाद धारा 370 समाप्त हो जाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि धारा 370 की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस पर द्विवेदी ने कहा कि 370 के संबंध में 238 लागू नहीं होगा, इसे बदला नहीं गया है क्योंकि इसे बदलने की शक्ति नहीं है। 1952 के बाद से खंड 3 का उपयोग नहीं किया गया है। किसी ने भी एक भी आई को नहीं हटाया क्योंकि उसे बदलने की शक्ति नहीं है। एक भी सेकंड भी देखें। सीजीआई ने पूछा 1957 संविधान सभा द्वारा अपना निर्णय लेने के बाद भारत के प्रभुत्व के पास संविधान के किसी भी प्रावधान को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होगी। जवाब में द्विवेदी ने उनके पास संघ के अंतर्गत सभी प्रविष्टियां होंगी। मैं यहां ये निर्णय करने के लिए नहीं हूं कि वे सही थे या नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहस से किस इरादे का पता लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हमें ये पसंद ना हो, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं वो इरादा है। और क्या अनुच्छेद 370 को मंशे से अलग किया जा सकता है? जस्टिस कौल ने कहा कि हम बहस के आधार पर एक आशय पढ़ते हैं, उसके बाद ये कैसे घटित हुआ और कैसे कार्यान्वित हुआ उसके बारे में क्या। द्विवेदी ने कहा कि उसके बाद की गई कार्रवाइयों की किसी भी मात्रा की अवैधता वैधता को उचित नहीं ठहरा सकती। सीजीआई ने कहा यदि धारा 370 समाप्त हो जाती है और धारा 1 लागू रहती है तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। निश्चित रूप से प्रत्येक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्था के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं रखा गया, तो फिर भारतीय संविधान में एक प्रावधान होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर को इसके दायरे से बाहर रखे। सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 5 कहता है कि राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 5 कहता है कि राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां उन मामलों को छोड़कर सभी मामलों तक विस्तारित होंगी जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। यदि भारत के संविधान के प्रावधान, इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि धारा 370 2019 तक अस्तित्व में थी, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी। अगर हम आपकी दलील मान लें तो संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं लगेगी। राकेश द्विवेदी अब अपनी बहस को समाप्त कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके की बहसें जो हैं वो 370 को लेकर के चल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि अभी भी 370 को लेकर के जो सवाल खड़े हैं वो सवाल जेर बहस है, और ये जो मोदी सरकार ने किया है वो उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि कोई भी सरकार इस तरीके से मनमाना कोई फैसला नहीं ले सकती। बहरहाल अभी इस मामले में समाज जारी है, क्या फैसला होगा इस पर हम नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।